आज कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे सर? आज पढ़ेंगे इंस्टेंस का टाइप। टाइप। अच्छा। बहुत इंपॉर्टेंट है। हम्म। ये जाना होना तो नहीं है ना? नहीं नहीं, मैं तो एक्चुअली ऑफिस में रहता हूँ। थोड़ा सा बस मैनेज मेरे लिए करना थोड़ा सा रहता है कि जैसे कोई काम नहीं आया वो नहीं आया ना। तो हम्म। अर्ली मॉर्निंग में क्या रहता है कि 7:30 से 8:30 के बीच जैसे आप कर देते हो तो कोई इशू नहीं है। चलो, तो जैसे हाँ। हम देखेंगे आज इंस्टेंस टाइप के बारे में, ठीक है? हम्म। तो इन्होंने इंस्टेंस के कितने सारे टाइप एंड कैटेगरीज बना के रखे हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम्म। देखिए, आपने देखा होगा आईटी की दुनिया में हम मार्केट में जब कंप्यूटर खरीदते हैं, जब फील करिएगा, हम मार्केट में कंप्यूटर खरीदते हैं तो हमें दो तरीके के ऑप्शंस आते हैं ना। एक तो आप बना बनाया ले लीजिए कंप्यूटर, दूसरा आप असेंबल करा लेते हैं, ठीक है? समझ हम्म। आ रही है मेरी बात यहाँ पर? हम्म। असेंबल का मतलब क्या होता है कि आपने मदरबोर्ड अलग लिया, रैम अलग लिया, सीपीयू अलग लिया, आपने बोला यार इसको असेंबल करते हैं ना। हम्म। उससे क्या होता है कि हमारा जो नीड होता है वो पूरा हो जाता है, इसलिए करते हो ना। हम्म। आपका नीड है, जो डिमांड है, जो रिक्वायरमेंट है, जो हार्डवेयर चाहिए वो मिल जाती है। जी। क्यों आप ऐसा करते थे? क्योंकि जो बने बनाए मॉडल आते हैं उसमें हमारे आपकी हार्डवेयर फुलफिल नहीं हो पा रही थी, इसलिए आप ऐसा कर रहे थे, राइट? हम्म। राइट। लेकिन आज देखो, अभी सिचुएशन देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि अब आज भी लोग ऐसा करते हो, असेंबल करवाते होंगे। क्योंकि आज इतने सारे मॉडल आ चुके हैं कि हर कोई ना कोई मॉडल में आपकी रिक्वायरमेंट फिट बैठ जाती है, राइट? हम्म। समझ आ रही है मेरी बात यहाँ पर? हाँ जी। तो हम भी AWS में यही चीज देखेंगे कि इनके मशीन के क्या मॉडल्स हैं, कितने मॉडल्स हैं, किस मॉडल्स में क्या हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट है, क्या कॉन्फ़िगरेशंस है, ये देखने वाले हैं, राइट? राइट। तो पहली बात तो मैं आपको बता दूं, आपकी बाहर की दुनिया में तो आज आज भी आपके सामने ये ऑप्शंस अवेलेबल है कि आप नेहरू प्लेस जाते हो और आप मॉडल के साथ मशीन नहीं लेते हो, आप बोलते हो यार असेंबल करवाना है, तो पॉसिबल है, करवा लेते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है ना। हम्म। लेकिन क्लाउड प्रोवाइडर में बैठने के बाद आपके सामने ये ऑप्शंस खत्म हो चुका है कस्टम हार्डवेयर सिलेक्शन का। कस्टम हार्डवेयर सिलेक्शन का मतलब ये है कि आप क्लाउड प्रोवाइडर से ये नहीं कह सकते कि मुझे हार्ड डिस्क ये दे दो, रैम ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, मैं क्या असेंबल करवाना चाहता हूँ। हम्म। क्लाउड प्रोवाइडर कहता है कि मैंने मॉडल्स बना रखे हैं और हर एक मॉडल्स की एक हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है। मैंने 250-300 मॉडल्स बना रखे हैं, 1 GB का, 2 GB का, 3 GB का, 4 GB, 5 GB, 6 GB, 10 GB, 12 GB, 1 TB, 2 TB, 4 TB, 5 TB, हम्म। हर एक कॉन्फ़िगरेशन का मेरे पास मॉडल्स है। आपकी रिक्वायरमेंट जिस मॉडल में पूरी होती है उस मॉडल को उठा के यूज कर लीजिए। मेरे पास ऐसा सिलेक्शन नहीं है कि हार्डवेयर का कस्टम सिलेक्शन ऑप्शन नहीं है कि आप बोलो 2 GB रैम दे दीजिए, उसमें फिर 20 GB हार्ड डिस्क लगाऊंगा, उसमें फिर कोर i3 प्रोसेसर, ऐसा ऑप्शन नहीं। जो मॉडल्स आप उठाएंगे, जिस मॉडल्स में जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो आपको मिलेगी। हम्म। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक मॉडल्स लिया, उसमें 2 GB रैम है, 300 GB हार्ड डिस्क है, कोर आई प्रोसेसर है। हम्म। तो अगर आपने उस मॉडल्स को उठाया तो उसके अंदर वही कॉन्फ़िगरेशन आपको लेकर चलनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कर हम्म। सकते कि आपने बोला यार रैम की जरूरत थी, हार्ड डिस्क की जरूरत नहीं, हार्ड डिस्क निकाल दो, ऐसा नहीं। समझ आ गई? हाँ जी। तो इन्होंने पूरे इंस्टेंस को इतनी अच्छी तरह से कैटेगराइज किया है कि हर एक इंसान की मॉडल पूरी हो जाती है उसमें। और बेसिकली इन्होंने इंस्टेंस को 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया है। एक होता है फैमिली, दूसरा इंस्टेंस का टाइप, और तीसरा साइज।
ऐसे 3 पार्ट में इन्होंने कैटेगराइज किया है। समझ आ रही है? हाँ जी। अगर फैमिली से कंपेयर करने जाएं तो ऐसे कंपेयर कर सकते हो कि डेल का मशीन है, लिनोवो का मशीन है, कंपनी इस वाइज। तरीके से। जैसे इन्होंने एक जनरल पर्पस फैमिली बनाया है। क्या बनाया सर? जनरल पर्पस फैमिली। एक फैमिली इन्होंने बनाया है कंप्यूट ऑप्टिमाइज। एक फैमिली इन्होंने बनाया है स्टोरेज ऑप्टिमाइज। एक फैमिली इन्होंने बनाया है मेमोरी ऑप्टिमाइज। समझ आ रही है मेरी बात यहाँ पर? हाँ जी। एक फैमिली बनाया इन्होंने एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग। ऐसे फैमिली इन्होंने बनाई। और इतनी फैमिली बनाकर ये रिकमेंडेड करते हैं। जनरल पर्पस फैमिली इन्होंने बनाया है कि अगर किसी को इंस्टांस एक जनरल नॉर्मल यूज के लिए चाहिए, कोई हाई फाई यूज केस नहीं है आपका, एक नॉर्मल यूज केस है, बजट भी आपका एक नॉर्मल है, तो ये रिकमेंडेड करते हैं कि जनरल पर्पस फैमिली की तरफ जाइए। वहीं पर अगर आपकी डिमांड ऐसी होती है कि मुझे नई हाई फाई सीपीयू चाहिए, तो फिर ये रिकमेंडेड करते हैं कि कंप्यूट ऑप्टिमाइज के साइड आइए। वहां पर हमने जो इंस्टेंस के मॉडल्स रखे हैं वहां पर सीपीयू पे ज्यादा फोकस किया गया है। वहीं पे अगर आप डिमांड करते हैं कि मुझे नई हाई फाई स्टोरेज के साथ वीएम चाहिए, मेरी डिमांड स्टोरेज है, डेटाबेस बनानी है, तो स्टोरेज ऑप्टिमाइज के साइड जाइए। वहीं अगर आप रैम की डिमांड करोगे तो आपको रिकमेंडेड किया जाता है मेमोरी ऑप्टिमाइज के साइड जाइए। वहीं पे अगर आप ग्राफिक्स कार्ड की डिमांड करते हैं तो ये कहते हैं एक्सेलरेटेड कंप्यूटिंग के साइड जाइए। ठीक उसी तरीके से कि आप मार्केट में दुकान में कंप्यूटर खरीदने के लिए जब जाते हैं तो आप बोलते हो कि भैया मेरे को रैम ज्यादा वाला चाहिए, तो आपको साफ साफ सजेस्ट करता है कि आप अगर रैम ज्यादा मांगते हैं तो ये वाला मॉडल को ले लीजिए। बोलते हैं कि नहीं बोलते? है कि नहीं? आप बोलते हो भैया मेरे को ग्राफिक्स कार्ड के साथ चाहिए, तो वो आपको बताएगा कि ये लीजिए, इसमें ग्राफिक्स कार्ड अच्छा मिलता है। सेम उसी तरीके से इन्होंने भी ऐसे कैटेगराइज किया है इसको। समझ आ रही बात? क्लियर? तो आप अगर जनरल पर्पस के अंदर जाएं तो अब जनरल पर्पस के अंदर ये हो गई फैमिली, ये सारी फैमिली होगी। सर आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है, सही से सुनिए। नहीं, आवाज ब्रेक हो रही है क्या? मुझे तो आ रही है वैसे सही। सर बिल्कुल अजीब सी आ रही। तो लग रहा है कनेक्शन शायद कुछ हो रहा होगा। इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल दिखा रहा है आपका। नहीं, मेरे में तो सही चल रहा है। आप आपके डैशबोर्ड में आया था सर, लिखा हुआ इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। अभी अभी भी आ रही क्या आवाज? नहीं नहीं, उसी समय आ रही थी आपकी भी और उसकी भी, जफर की भी। अभी ठीक है शायद।
अब ठीक है, बीच में हाँ। प्रॉब्लम हो गई थी कुछ नहीं, नहीं। अगर मेरी भी आ रही है और जफर की भी आ रही है तो प्रॉब्लम आपके साइड है। नहीं नहीं नहीं, जफर आपके थ्रू बोल रहा है ना अभी, तो इस वजह से मतलब अब सही है कुल मिला के, क्योंकि अब सही आपके है। डैशबोर्ड में आया था, मेरे वहां पे इंटरनेट तो पूरा सही चल रहा है सर। चलो मैंने मोबाइल में भी चेक कर लिया ना। ठीक है, चलो ठीक है। चले हम लोग आगे। हाँ। 1 मिनट रुकना। चलो, तो ये फैमिली है और अब फैमिली के अंदर इन्होंने टाइप बनाया है, राइट, है ना। फैमिली के अंदर इन्होंने टाइप बनाया और कौन कौन से टाइप आपको मिलते हैं, एन नंबर ऑफ टाइप आपको मिलेगा। जैसे आप जनरल पर्पस फैमिली के अंदर अगर जाएं तो आपको नंबर ऑफ टाइप दिखाई देंगे। एक मिलेगा T2, एक मिलेगा T3, एक मिलेगा T4, एक मिलेगा M3, एक मिलेगा M4, एक मिलेगा A1। ऐसे नंबर ऑफ टाइप है सर। इनको आप मॉडल बोल सकते हो, है ना। जैसे आप बोलते हो ना, सैमसंग में ये मॉडल है, ये मॉडल है, ये मॉडल है, लेनोवो के लैपटॉप में ये मॉडल है, ये मॉडल है, ये मॉडल है। तो ये टाइप है सर। ऐसे इसके अंदर भी होंगे, इसके अंदर भी होंगे, इसके अंदर भी, हर के अंदर होंगे। तो ये हो गया टाइप का सीरीज। और टाइप के अंदर होगा साइज। मान लीजिए आप किसी एक के अंदर चले जाए तो अब इसके अंदर आपको साइज मिलेगा, है ना। जैसे आपने बोला कि आईफोन एक्स आया है, तो आईफोन एक्स एक मॉडल हो गया, एक सर टाइप हो गया। अब उसमें साइज भी तो होता है। बीच बीच में आवाज फिर वैसे ही कर रही है, मतलब हल्का सा ब्रेक हो रहा है। जफर आपका भी हो रहा है। नहीं, मुझे तो आ रही है आवाज से। विवेक, अगर जफर को आवाज ब्रेक नहीं हो रही है तो मेरे एंड से ओके है। हल्का सा हुआ था अभी, सुनो वैसे मेरी ही बात, मतलब। अगर जफर को नहीं हो रहा ब्रेक तो मेरे एंड से ओके है, क्योंकि अगर मेरे एंड से दिक्कत होती तो उन्हें भी नहीं जाती आवाज। अच्छा हाँ। ठीक है। हाँ, अभी ठीक आ रही है वैसे। हाँ। समझ रहे हैं ना अभी बात को। दोबारा एक बार कनेक्ट करके देख लो, नहीं तो। आपके एंड से दिक्कत आ रही होगी इसलिए वो आपको ब्रेक मिल रहा है। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, साइज होगा। तो टाइप के अंदर आपको साइज मिलेगा। अब जिस तरीके से आपने बोला कि आईफोन एक्स आया, आईफोन एक्स मॉडल हो गया, टाइप हो गया। अब उसके अंदर साइज भी तो होता है कि 32 GB का आईफोन ले रहे हो या 64 GB का ले रहे हो, कितने का ले रहे हो, 8 GB का ले रहे हो, 16 का ले रहे हो, है कि नहीं। हम्म। तो ऐसे ही टाइप के अंदर आपको साइज मिलेगा, राइट। अब कौन कौन से साइज, एन नंबर ऑफ साइज मिलेंगे आपको। इस तरीके से साइज मिलेगा। जैसे आपने बोला T2 नैनो ले लिया, आपको इसमें मिल गया 0.5 GB रैम, आधा रैम मिल गया आपको, ½ GB। T2 माइक्रो ले लिया आपने, आपको मिल गया 1 GB रैम। समझ आ रही मेरी बात यहाँ पे। ओके। T2 स्मॉल ले लिया आपने, जिसमें आपको मिल गया 2 GB रैम। T2 मीडियम ले लिया, जिसमें आपको मिल गया 4 GB रैम।
आपने T2 डॉट लार्ज ले लिया जिसमें आपको मिल गया 8 GB रैम। आपने T2 डॉट एक्स लार्ज ले लिया जिसमें आपको मिल गया 16 GB रैम। आपने T2 डॉट 2x लार्ज लिया जिसमें आपको मिल गया 32 GB रैम। तो ऐसे ही टाइप के अंदर जाओ तो साइज मिलेगा, राइट? ओके। समझ आ रही है? ऐसे T3 के अंदर जाओगे वहां मिलेगा, T4 में मिलेगा, M3 में मिलेगा, M4 में मिलेगा, A1 में मिलेगा। कंप्यूट ऑप्टिमाइज के टाइप के अंदर भी साइज होगा, स्टोरेज ऑप्टिमाइज के टाइप के अंदर भी साइज होगा, मेमोरी ऑप्टिमाइज के टाइप के अंदर भी साइज होगा, एक्सीलरेटेड कंप्यूटिंग के टाइप के अंदर भी साइज होगा। समझ आ रही है मेरी बात यहाँ पर? ये इंफॉर्मेशन देखोगे कहाँ? तो आप गूगल पे आइए, AWS EC2 इंस्टेंस टाइप। तो ये देखिए, ये चीज आपको यहाँ मिल जाती है, देख सकते हैं। ये फैमिली है, फैमिली जनरल पर्पस, यहाँ क्लिक किया और अच्छे से मैं ये देखिए, ये A1 फैमिली है, जनरल पर्पस, ये टाइप है। अगर T2 के साइड जाऊं तो ये देखिए T2 के बारे में बता रहा है क्या, किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है, विद डिटेल्स के साथ लिखा हुआ है, यूज केस। ये देखिए T2 नैनो 0.5 GB रैम, T2 डॉट माइक्रो 1 GB रैम, स्मॉल 2 GB रैम, मीडियम 4 GB रैम, लार्ज 8 GB रैम, T2 डॉट एक्स लार्ज 16 GB रैम, T2 डॉट 2x लार्ज 32 GB रैम। उसकी कॉन्फ़िगरेशन बता रहा है, CPU इतने मिलेंगे, वर्चुअल CPU। कस्टम हार्डवेयर सिलेक्शन का मतलब मेरा ये था कि अगर आपने T2 डॉट एक्स लार्ज उठाया तो इसका मतलब समझ लो उसका, उसमें 8 वर्चुअल CPU और 32 GB रैम आपको यूज करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कर सकते कि मेरे को T2 डॉट एक्स लार्ज दे दो, 32 GB रैम हटा के मैं 4 GB रख लूं और CPU 8 चलाऊं, ऐसा नहीं कर सकते। समझ आ रही मेरी बात यहाँ पर? क्योंकि आपको एक बात क्लियर हो जानी चाहिए कि किसी भी हार्डवेयर की जो परफॉर्मेंस होती है वो सिर्फ एक चीज पे डिपेंड नहीं करती है ना? आप एक अच्छा सा हार्डवेयर लगा लो और आप बोलो रैम ज्यादा लगा लो और उसकी परफॉर्मेंस मुझे अच्छा मिल जाए, तो ऐसा कुछ नहीं है। उसकी हर एक चीज मैच होनी चाहिए, है कि नहीं? CPU में मैच होना चाहिए, हार्ड ड्राइव का भी मैच होना चाहिए उस टाइप से, है कि नहीं? तो इसलिए उन्होंने कैटेगराइज जो किया है वो बहुत स्मार्ट तरीके से किया है, हमें इसमें ज्यादा दिमाग लगाना नहीं चाहिए। थोड़ा सा नीचे आइए तो पढ़िए, अब बताता भी है कि ये वाला टाइप का कहां पर फिट बैठता है। तो ये बता रहा है कि ये वाला टाइप जो है इस लेवल पे आप फिट बैठेगा। यूज केस बता रहा है, कह रहा है वेबसाइट एंड वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, बिल्ड सर्वर बना सकते हैं, इसमें कोड रेपोजिटरी बना सकते हैं, माइक्रो सर्विसेज बना सकते हैं, टेस्ट एंड स्टेजिंग एनवायरनमेंट में इसको यूज कर सकते हैं, लाइक लाइन ऑफ द बिजनेस एप्लीकेशन में यूज कर सकते हैं। तो ये अपना एक यूज केस आपको रिकमेंडेड कर रहा है। अब जरूरी नहीं कि ये जो बोल रहे हैं हम उसी हिसाब से चलें, लकीर के फकीर नहीं बन जाना, है ना? ये तो एक स्टैंडर्ड तरीका है। ये उनके लिए हो गया जो डेवलपर हो गए, उनको कुछ पता ही नहीं है भाई कौन सी मशीन कहाँ फिट बैठती है, तो वो लोग यहाँ पे आके यूज केस पढ़ के काम करते हैं। आप तो सिस्टम एडमिन हो तो आपको तो पता है भाई। समझ आ रही मेरी बात यहाँ पर विवेक? जी सर। ऐसे ही मैं अगर यहाँ पे जाऊं तो यहाँ पे भी मिलेगा। देखिए मैं कंप्यूट ऑप्टिमाइज में जाऊं तो यहाँ पर भी देखो 3 मिल रहा है। और देखिए ये देखिए, ये देखिए मैं मेमोरी ऑप्टिमाइज में जाऊं तो देखिए अब यहाँ रैम देखिए आपको सबसे ज्यादा मिलेगी। अगर आप हाई मेमोरी में चले जाएं तो यहाँ देखिए आपको रैम 6 TB,
9 TB, 12 TB, 18 TB, 24 TB। ये 24 TB की रैम आपको एक सिंगल VM में दे रहा है सर, पता नहीं क्या किया होगा पीछे हो। तो अगर आप 24 TB की रैम, अगर मान लो आप इस फैमिली में ढूंढे तो नहीं मिलने वाली, इस फैमिली में नहीं मिलेगी, तो हाई फाई रैम तो यहीं पे मिलने वाली है। एक्सेलेरेटेड कंप्यूटिंग में आए तो देखो ग्राफिक्स कार्ड मिल रहा है, देखो GCPU ग्राफिक्स कार्ड। अगर कभी ग्राफिक्स कार्ड की डिमांड हो जाए और आपका सिस्टम एडमिन का बंदा जनरल पर्पस में बैठ के ढूंढे, मेमोरी में ढूंढे, तो नहीं मिलेगा ना उसको। उसे पता होना चाहिए भाई फैमिली बदलनी है मुझे। समझ आ गई? इसी तरीके से एक सवाल आता है कि 8 GB रैम, इसी तरीके से एक सवाल आता है कि 8 GB रैम की जो मशीन है वो जनरल पर्पस में भी मिल रही है, कंप्यूटर ऑप्टिमाइज में भी मिल रही है, स्टोरेज में भी मिल रही है, मेमोरी में भी और एक्सीलरेटेड में, राइट? तो प्राइस सबसे सस्ता कहां पे होगा? तो प्राइस मिल तो सब जगह रहा है, प्राइस होगा सबसे सस्ता मेमोरी ऑप्टिमाइज में। क्योंकि अगर आप स्टोरेज ऑप्टिमाइज में 8 GB रैम उठाते हो तो जरूरी थोड़ी है कि हो सकता है वहां पे स्टोरेज ज्यादा लगा हो, और अगर मेमोरी ऑप्टिमाइज में उठाओगे तो क्योंकि मेमोरी ऑप्टिमाइज को तो सिर्फ मेमोरी के फोकस को देखकर ही बनाया गया होगा ना, तो वहां पे प्राइस आपको सस्ता मिल जाएगा। लेकिन अगर आप वही अगर वहां ढूंढते हैं, एक्सीलरेटेड में ढूंढते हैं या स्टोरेज में लेके ढूंढते हैं, तो 8 GB रैम मिल तो जाएगा लेकिन उसकी अदर कॉन्फ़िगरेशन अलग होगी, तो वो आपको महंगा पड़ जाएगा और आपका फोकस तो सिर्फ रैम पे था। फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, समझ आ गई? हाँ जी सर। हाँ जी। और सबसे मजे की बात तो ये है कि आपने जैसे एक इंस्टेंस क्रिएट किया, मान लो आपने एक इंस्टेंस क्रिएट किया T2.micro, इसकी 1 GB रैम है। अब कल को अगर आपको इसकी रैम बढ़वानी है या हार्ड डिस्क तो ऐसे ही बढ़ जाती है, रैम बढ़वानी है, CPU बढ़वानी है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये काम करो इसी मशीन की रैम बढ़ा दो, नहीं। आपको बोला जाता है कि आप इसको रीसाइज करो। मतलब T2.micro है तो आप इसको रीसाइज करके T2.large में लेके जाओ, T2.small X large कर सकते हो, आप इसको रीसाइज करके स्टोरेज ऑप्टिमाइज की साइड जा सकते हो। मतलब रीसाइजिंग का फंक्शनलिटी अवेलेबल है, राइट? समझ आ रही है? डिक्रीज भी कर सकते हैं साइज। हाँ, डिक्रीज रीसाइज का मतलब अप एंड डाउन दोनों कर सकते हो। कैफी आजमी जफर लॉग इन कर देना, कंट्रोल दे रहा हूँ। हो गया सर लॉगिन।
ये मैं एक इंस्टेंस बनाया t2.micro को लेकर। चलो सर, तो इसकी रैम अगर चेक करें तो FreeHyphen-H करके देखें तो इसमें 8983 MB रैम है, मतलब 1 GB समथिंग। तो अब इसकी रैम हमें ज्यादा चाहिए तो क्या करोगे? तो आपको अगर इसकी रैम ज्यादा चाहिए तो पहले आप गूगल पे आके देखिए रैम कहाँ मिल रही है ज्यादा। पहले आप ढूंढिए कौन से मॉडल पे रैम मिल रही है, क्योंकि जब आप इसको रिसाइज करने जाएंगे तो कैसे करेंगे? एक्शन में जाएंगे, सेटिंग में जाएंगे और देखिए चेंज इंस्टेंस टाइप। तो पहली बात तो ये रिसाइजिंग करने देगा नहीं, ये कहेगा पहले स्टॉप मोड में डालिए इसको। मशीन को स्टॉप करना पड़ेगा। तो पहले आपको स्टॉप करनी पड़ेगी। सर अगर बाई चांस कभी किसी प्रोडक्शन सर्वर का बढ़ाना हो हम्म। तो रनिंग में कोई चांस नहीं है, कैसे हो सकता है इसका? क्या करोगे रनिंग में? आप जिंदा हो, आपका ऑपरेशन कर सकता हूँ मैं? जिंदा का ही तो ऑपरेशन होता है। नहीं तो थोड़ा बहुत बेहोश तो करनी पड़ती है ना। तो वो जिंदा तो रहता ही है सर। मर थोड़ा जाएगा किसी। कैसी बातें कर रहे हो सर आप, सोए सोए। तो स्टॉप तो करनी पड़ेगी ना सर। आप कभी ऐसा देखो किसी का रैम मशीन चालू रहे और रैम निकाल के लगा दो? हम्म।
अरे मैं इसलिए पूछ रहा था क्योंकि प्रोडक्शन क्रिटिकल होता है, उसको बंद करना मतलब अरे डाउन टाइम नहीं। आपने टॉपिक पढ़ लिया तभी भी डाउट क्लियर नहीं हुआ, ऑटो स्केलिंग क्यों पढ़ा था आपने? ऑटो अरे स्केलिंग में जिसके वहां पे सर ऑटो स्केलिंग वो कंपनियां यूज करती है ना जिनके पास पैसा हो, और हमारी जो है बनिया टाइप कंपनी है वो एक ही इंस्टेंस पे डिपेंड रहती है। वो उसके पता है वो कैसे करते हैं, वो उसके बैकअप लोकल हार्ड डिस्क पे रखते हैं या फिर ये अपना जितने भी ऑनलाइन आते हैं ना ये अपने गूगल ड्राइव। नहीं, ऑटो स्केलिंग में क्या पैसा लग रहा है सर? ऑटो स्केलिंग रखने में क्या जा रहा है? रखना चाहिए ऑटो स्केलिंग तो। नहीं रखते ना वो सर। तो क्या एक ही इंस्टेंस में चलाते हैं? हाँ मतलब ऐसा नहीं है, हर किसी के उसमें नहीं है, कहीं पे रखी है जो मतलब ज्यादा क्रिटिकल प्रोजेक्ट है उनमें ऑटो स्केलिंग कॉन्फ़िगर है, बट नॉर्मली नहीं है। अब वो नॉर्मली भी उनको जो है AWS के सर्वर्स में है, उनको अप एंड रनिंग ही चाहिए वो, तो उस केस में पूछा मैंने। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है सर। ओके। तो देखो, आपको स्टॉप करना पड़ेगा, राइट? ऑटो स्केलिंग इसीलिए दिया गया ना कि आप का डाउन टाइम ना आए। लोड बैलेंसर क्यों दिया गया? डाउन टाइम ना आए। लोड बैलेंसर भी नहीं रखा आपकी कंपनी ने। वही कह रहा हूँ ना, किसी किसी प्रोजेक्ट में कॉन्फ़िगर है, किसी किसी में नहीं है। वो प्रोजेक्ट थोड़ी होगा फिर तो। मतलब वो तो, साइट से कह लो, प्रोजेक्ट क्या वो तो साइट से अपना कह लो। अपना ऐसे चला रहा होगा चेक करने के लिए। नहीं नहीं नहीं, प्रोजेक्ट ही बोल लो। बिना लोड बैलेंसर के चला रहा है। उतने क्रिटिकल नहीं है। तो अब तो मस्ट है लोड लोड बैलेंसर आपने बैलेंसर। रखा होगा तो लोड बैलेंसर के अंदर 4 मशीनें होगी, तो चारों को थोड़ी एक बार में रिसर्च कर देना, एक एक करके करना, और क्या। और ऑटो स्केलिंग में तो यार अपने आप होगा। आपको टेंशन ही नहीं लेनी ना, आपको लॉन्च कॉन्फ़िगरेशन जाके अपडेट करना है बस हाथ से तो। अरे कितनी कंपनियां नहीं होती सर, पैसे एक एक पैसे का हिसाब रखती है, बहुत ही जो कंपनी, आप समझ लो, जो कंपनी अगर अपने। जब AWS कह रहा है मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ और सोल्यूशन को अडेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो फिर तो कंपनी की प्रॉब्लम है ना यार, तुम क्या तरीका फरमा रहे हो। अब बात वही वाली हो गई यार। गवर्नमेंट ने बोला यार हेलमेट लगा ले, अब आप कह रहे हो नहीं 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 हेलमेट नहीं लगाऊंगा, गिरूं तब भी बच जाऊं। सर कितने कितनों वेबसाइट क्या तो क्या कर रहा है कि AWS से हटा के दूसरी होस्टिंग ले ली, जैसे वेलिया की ले ली, क्लाउड साउथ की ले ली, उनमें आए दिन सर्वर्स के इश्यू आए रहते हैं। नहीं, वही बात आ रहा हूँ ना मैं कि गवर्नमेंट ने बोला भाई हेलमेट लगा ले, आप कहते हो नहीं हेलमेट नहीं लगाऊंगा, गिरूं तब भी बच जाऊं। अब वही बोल रहे हो कि भाई, ये बोल रहे हैं लोड बैलेंसर लगा ले, ऑटो स्केलिंग लगा ले, आप बोलते हो नहीं ऐसे ही रहूंगा तब भी बिना डाउन टाइम के दे दे मुझे रिसाइकिलिंग। अच्छा सर ये अब देखना एक्शन में जाके हो रहा है क्या क्या? रिसाइकिलिंग का ऑप्शन। जफर समझ आ रहा है आपको क्या हाँ बात कर हाँ रहा हूँ? हाँ, नहीं समझ आ रहा है सर। यहाँ पे जाइए, चेंज इंस्टेंस टाइप में जाइए। ये इंस्टेंट है अभी यहाँ पे देखिए, अब कह रहा है अनेबल आपको। हो गया। हाँ हाँ। तो यहाँ पे देखो, आपको आपको जैसे 8 GB रैम करनी थी, तो यहाँ रैम नहीं आ रही, मॉडल आ रहा है। तो आपको हम्म मॉडल पता होना चाहिए कहाँ पे 8 GB रैम मिल रहा है, कौन से मॉडल पे मिल रहा है, तो आपको पहले इंटरनेट में जाके सर्च करना पड़ सकता है। मॉडल कोई के। लार्ज में। यहाँ पे लार्ज में में। गए हम, और 8 GB रैम ये मिल रही है T2 डॉट लार्ज में, तो हमने इसको 8 GB कर लिया रैम, अप्लाई। अब ये T2 डॉट लार्ज हो गया, अब इसको ऑन कर लीजिए, 8 GB रैम आपको मिल जाएगी। सर ये बैकएंड में कैसे काम कर रहा होगा? जैसे अभी हमने उसको डीसेलेक्ट किया फिर दूसरी रैम सेलेक्ट कर ली, क्या? बैकएंड में कैसे काम कर रहा होगा ये? बैकएंड में ऐसा चल रहा है
देखो ये इसका हाइपरवाइजर है, ठीक है, ये 2 हाइपरवाइजर है। देखो ये हाइपरवाइजर T2 डॉट मतलब 1 GB रैम वाला है, ये हाइपरवाइजर 8 GB रैम वाला है। तो आपका पहले मशीन जो थी वो इस हाइपरवाइजर पे चल रही थी, ठीक है। अब स्टोरेज तो अलग ही है, स्टोरेज मान लीजिए ये है, ये स्टोरेज का एरिया है, ठीक है। तो जब ये मशीन शुरू में बनी होगी तो इसको जो भी स्टोरेज मिला है तो वो तो स्टोरेज से आया होगा, स्टोरेज यहाँ से आया होगा और ये मशीन यहाँ बनी और यहाँ पे माउंट हो गया, राइट। तो जब आपने इसको क्या बोला रीसाइजिंग कर दो, तो ये वाली मशीन उठ के ये वाले हाइपरवाइजर पे आ गई है और वही स्टोरेज इधर से होके इधर माउंट हो गया है। अच्छा, ओके। तो डेटा में कोई दिक्कत नहीं आई आपको, वही डेटा यहाँ पे आ गया। और री स्टॉप इसलिए मांगा आपसे, स्टॉप मांगने का रीजन ये है कि हाइपरवाइजर चेंज करना है। दूसरा हाइपरवाइजर चाहिए। समझ में आ रही। सेम हाइपरवाइजर में अगर होना होता तो स्टॉप भी नहीं करता और बिना स्टॉप किए कर देता, लेकिन उन्होंने भी तो अपनी दुकान चलानी है ना, कैटेगराइज तो करके रखनी है ना उन्होंने भी। तो ये ओके। बैकएंड में होता है। सेम हाइपरवाइजर में मुझे मशीन स्टॉप करने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक वो स्विच हो जाएगा। हाँ, लेकिन सेम हाइपरवाइजर में मिलेगी नहीं ना, कि जिस हाइपरवाइजर में उसमें तो उसी रैम उसी कॉन्फ़िगरेशन की रैम मिल रही है ना। हाँ ये है कि उन्होंने सेपरेट कर रखा है उसी के अकॉर्डिंग। हम्म। क्लियर हो गया सर। अब मैं फ्री माइनस एच करता हूँ, देखो रैम कितनी 8 GB। 7.8 आ गया। 1 मिनट होल्ड करना। चले सर आगे। हाँ जी सर। चलो अब बात करते हैं थोड़ा सा इंस्टेंस की प्राइसिंग के बारे में। इंस्टेंस की प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं। देखिए एडब्ल्यूएस के ऊपर अगर आपने अकाउंट बनाया तो एडब्ल्यूएस कहता है कि जब भी कोई बंदा अकाउंट बनाता है तो मैं उसको
जब भी आपने AWS के ऊपर इंस्टेंस बनाया, सॉरी AWS के ऊपर अकाउंट बनाया, तो AWS क्या बोलता है कि मैं आपको फ्री टियर की सर्विसेज प्रोवाइड करता हूँ, है ना। जरा एक बार नजर मारिए क्या देता है फ्री टियर पे। ये बहुत सिंपल है, गूगल पे आके आप लिखते हो AWS फ्री टियर सर्विस, तो देखिए फ्री टियर में आपको बताता है कि टाइप्स ऑफ ऑफर, कह रहे भाई कुछ है जो जिंदगी भर फ्री मिलेगी, ऑलवेज फ्री। कह रहे दीज फ्री टियर ऑफर डू नॉट एक्सपायर एंड अवेलेबल टू ऑल कस्टमर, है ना, कभी एक्सपायर नहीं होगा ये। कुछ है फॉर द 12 मंथ के लिए मिलेगी, एंजॉय दिस ऑफर 12 मंथ फॉलोइंग योर इनिशियल साइन अप डेट। कुछ ऐसी मिलेंगी जो आपको 12 मंथ के लिए मिलेंगी, कब से, जब से आपका अकाउंट साइन अप हुआ है, राइट। कुछ ऐसी हैं जो ट्रायल पीरियड पे मिलती। शॉर्ट टाइम फ्री ट्रायल ऑफर अवेलेबल थ्रू मेनी डिफरेंट सॉफ्टवेयर सोल्यूशन। ट्रायल का मतलब हो गया कुछ ऐसी हैं जो 30 डेज के लिए मिल रही हैं, है ना। और फ्री टियर की डिटेल्स देखें तो यहाँ पे देखिए, अगर आप 12 मंथ की देखना चाहें तो ये देखिए 12 मंथ की फ्री टियर सर्विसेज। कह रहा है Amazon EC2 इंस्टांस 750 आवर्स, स्टोरेज S3 5 GB, डेटाबेस सारा कुछ बता रहा। ऑलवेज फ्री में देखें तो ये देखिए ऑलवेज फ्री में बताएगा ये ट्रायल पीरियड में देखें तो ये ट्रायल पीरियड में मिल रही है। समझ आ गई सर। लेकिन मान लो अब फ्री टियर में, जैसे हम एक एग्जांपल की बात करते हैं कि फ्री टियर में जो हमें मिल रहा है, मान लीजिए हम EC2 की बात करें, EC2 सर्विस की, तो EC2 की जो सर्विस होती है उसमें जो फ्री मिलता है वो आपको कंडीशन के साथ मिलता है। वो कहता है कि मैं आपको EC2 जो फ्री देता हूँ 750 आवर्स आपको ईच मंथ देता हूँ, 750 आवर्स ईच मंथ। मतलब ऐसा नहीं होता कि आप, ऐसा नहीं बोलता है कि आपसे कि 2 इंस्टेंस फ्री में चला लीजिए, 3 इंस्टेंस चला लीजिए, ऐसा नहीं करता। ये कहता है कि हर महीने मैं आपको EC2 चलाने के लिए 750 घंटे देता हूं हर महीने, और 12 महीने तक देगा ये। उसमें भी कंडीशन है, कह रहा है कि और T2.micro ही चलाइए, कोई और नहीं चलाइए। तो आपने अगर एक इंस्टेंस बनाया, आपने एक T2.micro इंस्टेंस बनाया मान लीजिए, तो आपने अगर इसको एक दिन ऑन रखा, एक दिन में 24 घंटे होते हैं, एक दिन ऑन रखा आपने, तो आपने 24 घंटे इसको चला लिया, मतलब 24 घंटा आप यूज कर चुके हो, राइट। लेकिन अगर मैं इसको 31 दिन चला लूं तो 744 आवर्स हो गए, है कि नहीं। अगर आप T2.micro बनाओ और कभी बंद ना करो, 744 घंटे हो गए। इसका मतलब कि आप अपने फ्री टियर के पास पहुंच चुके हो। मतलब अब फ्री टियर देखा जाए तो 6 घंटे और चला सकता हूं और, लेकिन एक महीने में तो 31 दिन ही होता है कि नहीं। तो आप ऐसा कर लो कि एक दूसरी मशीन और बना लो T2.micro, इसको चला लो 6 घंटे और, लेकिन 6 घंटे से ज्यादा मत चलाना, क्योंकि आपका फ्री टियर फिर तो खत्म हो जाएगा, है कि नहीं जी। तो मेरे बताने का मोटा मोटा मतलब ये है कि अगर आपने मान लो 2 इंस्टेंस बनाया और 2 इंस्टेंस को अगर आपने कभी बंद नहीं किया, रात दिन बराबर चलाया, तो मैं कहता हूँ 15 दिन में ही 750 घंटे खत्म हो जाएंगे आपके, है कि नहीं। क्योंकि क्वांटिटी थोड़ी मिल रही है, यहाँ तो आवर्स मिल रहे हैं ना आपको। भाई एक इंस्टेंस को 24 घंटे चलाया, एक दिन चलाया तो 24 आवर्स कंज्यूम हो गए, लेकिन 2 चलाया तो फिर 48 हो जाएंगे फिर तो। इसी तरीके से अगर 4 चलाया तो एक हफ्ते में ही खत्म हो जाएंगे फिर तो अगर आपके फ्री टियर एक्सपायर हो गया, हाँ,
अब उस मंथ के तो आपने खत्म कर लिया, अगर आपने 2 इंस्टेंस चलाया, 15 दिन चलाया, तो आपके 750 आवर्स खत्म। अब वो अगले महीने मिलेगा आपको 750 आवर्स, उस महीने के तो खत्म हो गया। तो इसका मतलब आप उस महीने आप काम ही नहीं करोगे, प्रैक्टिस ही नहीं करोगे। करोगे, बिल्कुल करोगे। तो कह रहा है कि अगर आपके 750 आवर्स खत्म होने के बाद आप जो भी चीजें करोगे उसके चार्ज बनेंगे, क्योंकि फ्री टियर की भी एक लिमिट थी, और जो चार्ज बनेगा वो होगा। अब चार्ज आप सेट करोगे कि आप किस टाइप से देना चाहते हो। क्या आप ऑन डिमांड के हिसाब से यूज करना चाहते हो? ऑन डिमांड मतलब कि उसके बाद मैं जितना भी एक्स्ट्रा चलाऊं उसका ही पैसा दूं मैं, तो ठीक है भाई, ऑन डिमांड दे देना। और भी नंबर ऑफ होते हैं जो बात करेंगे। तो मान लीजिए अगर आपने कुछ भी 750 आवर्स खत्म होने के बाद एक्स्ट्रा मशीन चलाते हो तो उसका चार्ज लगता है, और चार्ज क्या लगता है बाय डिफॉल्ट? ऑन डिमांड। क्या लगता है सर? ऑन डिमांड। और ऑन डिमांड का मतलब ये होता है कि जितना यूज करोगे उतना पैसा दोगे, हम्म, जितना यूज करोगे उतना पैसा दोगे। हाँ, लेकिन एक कंडीशन भी होती है यहाँ पर, जो ये लोग आवर्स को काउंट करते हैं, तो ये लोग कहते हैं कि एनी पार्शियल आवर्स कन्वर्टेड टू द फुल आवर्स। ये लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एनी पार्शियल आवर्स कन्वर्टेड टू द फुल आवर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि मिनिमम 1 घंटे का चार्ज है। अगर आपने 10 मिनट भी इंस्टेंस चलाया तो ये सोच के नहीं चलना है कि 10 मिनट का ही चार्ज करेंगे, नहीं, वो 1 घंटा कंज्यूम करते हैं। क्या करते हैं सर? एक घंटा। क्या करते हैं सर? 1 घंटा कंज्यूम कर लेंगे। तो मेरे कहने हम्म, का मतलब ये है कि अगर आपने इस इंस्टेंस को 8 बजे सुबह ऑन किया और आपने 8:10 में बंद कर दिया, तो ये नहीं सोचना है कि 10 मिनट का पैसा देना पड़ेगा, नहीं, उसने तो पूरा 1 घंटे का कंज्यूम कर लिया। क्योंकि जब आप स्टार्ट करते हो तो बिलिंग साइकिल वहीं स्टार्ट हो जाती है, और जब आप बंद करते हो तो उसकी बिलिंग साइकिल वहां खत्म हो जाती है। तो मान लीजिए अगर आपने मान लीजिए अगर आपने 8 बजे ऑन किया और 8:10 में बंद कर दिया, और फिर आपने 8:15 में ऑन किया, 8:20 में बंद कर दिया, तो आपने 2 घंटे कंज्यूम कर लिए, और जो कि 2 घंटे हुआ नहीं अभी। तो एनी पार्शियल आवर्स कन्वर्टेड टू दी फुल आवर, तो आपको ये चीज ध्यान रख के चलनी होती है। अगर आपको 1 घंटा, अगर आप चाहते हो कि 1 घंटा ही चार्ज हो, तो मैं कहता हूँ कि 8 बजे ऑन करते हो तो 9 बजे बंद करो। हम्म, मान लीजिए अगर आपको 4 घंटे की प्रैक्टिस करनी है, 8 से 12, तो आप उसको 8 बजे ऑन कर रहे हो तो बंद मत करो। पता लगता है कि आपने 8 बजे ऑन किया और 12 बजे तक बजते बजते आपने 20 से 25 बार बंद चालू कर लिया, उसमें 20 घंटे कंज्यूम कर लिया। ओके। समझ आ रही मेरी बात? यहाँ पर 1 मिनट भी ऊपर गया तो पूरा 1 घंटे का चार्ज कर लेते हैं। अब जैसे 8 बजे ऑन किया तो पता लगता है कि आपने 9:05 में बंद किया, तो 1 घंटे का नहीं, 2 घंटे का चार्ज कर लेगा। सर अगर 8 से 9 के बीच में 8 बजे किया ऑन, फिर 8:15 10 पे बंद कर दिया, फिर 8:15 पे फिर स्टार्ट कर दिया, फिर 8:20 25, मतलब 15 विद इन 1 आवर, तो तब तो चार्जेस नहीं लगेंगे ना? क्यों एक नहीं ही घंटे के लगेंगे लगेंगे, सर? 1 आवर के आपने लगेंगे आठ ना? बजे ऑन किया, 8:10 में बंद किया, तो 8:10 में आपने बंद किया, तो वो चार्ज कर लिया 1 घंटे का। अच्छा, एक का कर लिया आप। क्योंकि जब ओके, आप ऑन करते हो तो बिलिंग साइकिल स्टार्ट होती है, बंद करते हो तो स्टार्ट हो बिलिंग गई। साइकिल बंद हो जाती है। हाँ, 8:10 में जब आपने बंद किया तो उसकी बिलिंग साइकिल बंद हो गई ना। अब बंद हो गया। अब 8:15 से मैं करूंगा, फिर से स्टार्ट हो नई जाएगी। बिलिंग साइकिल स्टार्ट होगी, तो उसको लगेगा भाई नया मशीन है। करेक्ट। हम्म। ठीक है। हम्म, इसी के साथ साथ
अब ऑन डिमांड प्राइसिंग आप देते हो, राइट? ऑन डिमांड में कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे आप जो भी इंस्टेंस बनाते हो अमेजोन के डेटा सेंटर के अंदर हाइपरवाइजर पे जाता है। मान लीजिए ये उनका हाइपरवाइजर है, मान लीजिए आपने एक इंस्टेंस बनाया और आपका इंस्टेंस ये हाइपरवाइजर पे चला गया, राइट? अब देखो, जब आप इंस्टेंस को स्टॉप करते हो ना, तो ये मशीन यहां से हट जाती है इस जगह से। आप दोबारा स्टार्ट करोगे तो हो सकता है हाइपरवाइजर के इधर पे आ जाए, जहां उसको जगह खाली मिलेगी वहां आ जाएगा, राइट? हो सकता है ये जगह भरी हुई है तो यहाँ पे आ जाए, तो स्टॉप में हटेगी या टर्मिनेट में? स्टॉप में हटेगी। हाइपरवाइजर टर्मिनेट तो पूरी इंस्टेंस ही हट जाएगी, डिलीट ही हो जाएगी। अच्छा, ठीक है। तो आपने जब इसको स्टार्ट किया तो हाइपरवाइजर में यहाँ पे रनिंग है, यहाँ पे दिख रही है। आपने स्टॉप किया तो पीछे आ जाती है, क्योंकि ओएस तो स्टोरेज में होता है ना, हाँ, वैसे उसमें छोड़ जगह देना छोड़ पड़ेगा, देता है वहां से, ये छोड़ देगा, ठीक और है। उस जगह पे किसी और कस्टमर की मशीन आ जाती है। हम्म, तो कल को आप दोबारा ऑन करोगे तो हो सकता है उस जगह पे नहीं दूसरी जगह पे चला जाए, ओके। ठीक है? हो सकता है कल आप ऑन कर रहे हो और कोई भी जगह खाली नहीं है तो आपको क्यू में खड़ा रहना पड़ेगा। समझ लो, कल को मान लो कि आप उसको स्टार्ट करते हो और जगह खाली नहीं है तो आपको क्यू में खड़ा रहना पड़ेगा। तो मान लो अगर आपका कुछ प्रोडक्शन का सर्वर है, अगर आपके प्रोडक्शन के सर्वर है और आपने प्रोडक्शन के सर्वर को ऑन डिमांड में ही रख के चला रहे हो, और आपने यहाँ पर कुछ ट्रबल शूटिंग पर्पस में इसको स्टॉप किया और स्टॉप करके स्टार्ट करते हो, अब जगह खाली नहीं है तो आपके सर्वर को क्यू में खड़ा रहना पड़ेगा। विवेक, आपकी कंपनी ये तो नहीं कर रही है ऑन डिमांड में? नहीं, ऐसा तो नहीं प्रोडक्शन को भी ऑन डिमांड में ही रख के चला रहे हो? अरे नहीं। समझ आ रही है मेरी बात? यहाँ पर तो क्या होगा, यहाँ पर आपके सर्वर को क्यू में खड़ा रहना पड़ेगा, क्योंकि ऑन डिमांड प्राइसिंग में ये लोग कहते हैं कि हम कैपेसिटी गारंटी नहीं देते। क्या सर? कैपेसिटी की गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है कि कैपेसिटी आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहे। तो आपको क्यू में खड़ा रहना पड़ सकता, तो क्यू में खड़ा है तो फिर आप तो दिक्कत होगी फिर तो। समझ आ रही सर? जफर? हाँ जी सर। और कब तक खड़ा रहना है कोई कंफर्म नहीं है, जब तक जगह खाली नहीं होगी तब तक खड़ा रहना पड़ेगा, कोई हटेगा तब मेरा मशीन लॉन्च होगा। तो ऑन डिमांड में आपको कैपेसिटी गारंटी नहीं मिलती। तो फिर ऐसे सर्वर कहाँ चलाया जाए? तो Amazon कहता है कि ऐसे सर्वर चलाने के लिए मैंने प्राइसिंग मॉडल अलग रखा है, और उस प्राइसिंग मॉडल को मैं कहता हूँ रिजर्व इंस्टेंस। अगर आपको लगता है कि आपको कैपेसिटी गारंटी की जरूरत है, स्टॉप के बाद मुझे क्यू में खड़ा ना होना पड़े, तो रिजर्व करिए इंस्टेंस। तो जब आप इंस्टेंस रिजर्व करेंगे तो आपके लिए एक कैपेसिटी को बचा के रखिए। बंद करने के बाद वो जगह छोड़ देगा, लेकिन एक स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए एक कैपेसिटी अवेलेबल रहेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको क्यू में खड़ा होना नहीं पड़ेगा, कभी हमेशा आपके लिए कैपेसिटी बचा रहेगा, राइट? दूसरी चीज, अगर आप रिजर्व इंस्टेंस में आते हैं तो आपको बहुत सारे फायदा हो जाता है कि मान लो अगर आपने एक T2.micro इंस्टेंस 24/7 आप चला रहे थे, जिसकी प्राइसिंग ऑन डिमांड में 100 रुपए की आती थी, राइट? अगर आप उसी को रिजर्व करके चलाएंगे तो ये आपको 60 रुपए में मिल जाएगा। 60 रुपए में कितने में मिल जाएगा सर? 360 में। तो कम कर देते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ये तो परमानेंट कस्टमर हो गया, क्योंकि रिजर्व इंस्टेंस मिनिमम 1 साल के लिए रिजर्व करना पड़ता है। करेक्ट। कम से कम 1 साल के लिए रिजर्व करना पड़ेगा।
ओके तो ईयर अगर मैं बोलूं तो मिनिमम 1 ईयर और मैक्सिमम 3 ईयर्स, मैक्सिमम 3 साल तक रिजर्व कर सकते हो। और जब आप रिजर्व करते हो तो इसका पेमेंट मेथड क्या होता है? पेमेंट मेथड की बात करो तो 3 पेमेंट मेथड होते हैं। एक तो होता है नो अपफ्रंट पेमेंट, नो अपफ्रंट पेमेंट। दूसरा होता है पार्शियल अपफ्रंट पेमेंट। तीसरा होता है फुल अपफ्रंट पेमेंट। तो तीनों पेमेंट मेथड आप चूज कर सकते हो। अगर आपने एडब्ल्यूएस को बोला कि मैं नो अपफ्रंट पेमेंट दूंगा, तो नो अपफ्रंट पेमेंट का मतलब होता है कि रिजर्व इंस्टेंस 60 रुपए का तो मिल रहा है पूरे साल का, पूरे महीने का, या पूरा साल समझ लो अभी। तो 60 रुपए आपको एक बार में नहीं देना, आपको इंस्टॉलमेंट में देना है। और पहले महीने नहीं देना, वो पहला मंथ खत्म होगा तो इंस्टॉलमेंट आएगा। 5-5 रुपए कर देंगे आप 12 महीने तक। समझ आ गई? हम्म, और अगर आपने पार्शियल अपफ्रंट पेमेंट मेथड को चूज किया, तो अगर आपने पार्शियल अपफ्रंट पेमेंट मेथड को चूज किया तो ये आपको 10 रुपए और कम कर देगा, बोलेगा 50 रुपए में ले जाइए। 60 रुपए से हटा के 10 रुपए कर 50 रुपए में देने लग गए पार्शियल अपफ्रंट पेमेंट में। लेकिन फिर आपको 30 रुपए स्टार्टिंग में देना पड़ेगा और 20 रुपए का इंस्टॉलमेंट बनेगा आपका। और अगर आपने फुल अपफ्रंट पेमेंट मेथड का सिलेक्शन किया तो ये 10 रुपए और कम करके 40 रुपए में दे देंगे, लेकिन 40 रुपए आपको वन टाइम पे करना पड़ेगा। ओके समझ आ रही है? हम्म, और ये तो मैं 1 साल के लिए बताया। अगर आप 3 साल के लिए रिजर्व करेंगे तो और प्राइस कम हो जाती, 20 रुपए में मिल जाएगी। सर हेलो हाँ बोलो। सर, ये ना मुझे नो अपफ्रंट, पार्सल अपफ्रंट और फुल अपफ्रंट एक बार दोबारा बता दोगे? क्योंकि मैं एक्चुअली मुझे किसी का ऑफिस से मैसेज आ गया था तो मैं सुन नहीं पाया था। सॉरी इसके लिए, आई एम रियली सॉरी। जफर बताएंगे, जफर बताइए। यहाँ से मैं बताया तो नो नो अपफ्रंट में एक मिनट, पार्शियल और फुल। नो अपफ्रंट में यानी अगर मैं 1 साल के लिए मशीन रिजर्व कर रहा हूँ मतलब ये क्या है, पेमेंट मेथड है रिजर्व इंस्टेंस के। ठीक लाइक आप मिनिमम 1 से 3 साल के बीच में आप रिजर्व कर रहे हो, तो है। उसमें ये 3 मेथड हमने बताए कि नो अपफ्रंट, पार्शियल अपफ्रंट, फुल अपफ्रंट। तो ये इस तरीके से समझो जैसे कि हम ईएमआई कराते हैं, उसी तरीके से इन्होंने एक पेमेंट मेथड बनाया है कि अच्छा। आप नो अपफ्रंट में आपने 12 महीने की लिया, तो 5 into आपकी ईएमआई बन गई, तो आप 12 महीने 5-5 रुपए दोगे, 60 महीने है ना पूरे, मतलब बट पूरा ईएमआई हो पेमेंट गया करना नो पड़ेगा। अपफ्रंट। है नो अपफ्रंट इज ईएमआई कह सकते हैं हम, लाइक ईएमआई। हाँ, मतलब वही समझने के लिए, मैं समझने के लिए कह रहा हूँ, अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए। और पार्शियल में क्या है, जैसे एक उन्होंने और ऑफर दे दिया आपको कि आप एक काम करिए, पार्शियल पेमेंट कर दीजिए, और यही 60 वाला जो आप दे रहे थे ना 1 साल के लिए, अब उसको मैं 50 रुपए में 50 पेमेंट कर दीजिए, यानी 30 अभी पे कर दीजिए, और रेस्ट फिर 20 पे कर दीजिए, उसकी बाकी, ठीक है? तो वो 50 का पड़ जाएगा पार्शियल में। लेकिन वही मतलब वही और चीज सस्ता आप, पड़ जाएगा नो हाँ, अपफ्रंट और से। सस्ता पड़ेगा। और फिर उसके बाद है फुल अपफ्रंट, यानी कि आप एक काम करिए, पेमेंट आप पूरा दे दीजिए, बट पूरे में क्या करेगा, फिर से 10 और कम हो जाएगा। समझ यानी गया। यही ठीक है। मेथड्स हैं कि 40 ठीक। आप वन शॉट दे दीजिए, और आप पूरे वन टाइम पेमेंट करिए, और 40 में आपके लिए और मतलब डिस्काउंट फुल है। अपफ्रंट में एक बार में दे दो, आपको इन दोनों से सस्ता पड़ेगा अगर आप एक हाँ, बार में दे सस्ता रहे हो पड़ेगा, 12 महीने बिल्कुल। का तो। फुल अपफ्रंट सबसे सस्ता है। हाँ हाँ हाँ। हाँ, बस ठीक जस्ट है, समझ मतलब गया सर। मेथड्स हैं पेमेंट करने के। समझ गया सर, समझ गया। हाँ हाँ, ठीक है सर। थैंक यू। है ना? हम्म, समझ आ गई? हाँ जी सर। उसके बाद तो रिजर्व इंश्योरेंस में तो कैपेसिटी गारंटी भी मिल रही है और ये मेथड भी मिल रहा है, राइट? उसके बाद अब बोलता है कि रिजर्व इंश्योरेंस में एक कंडीशन है कि आप एक बार रिजर्व कर लोगे तो कैंसिल नहीं होगा। ऐसा नहीं कर सकते कि आप रिजर्व करो फिर कैंसिल कर दो, वो तो बिल आने ही आना है आपके पास। बिल्ला नहीं सर। हाँ, एक ऑप्शन है कि रीसेलिंग कर सकते हो। रीसेलिंग से क्या मुराद है कि आपने आज रिजर्व किया, आपको यूज नहीं करना, तो आप उसको रीसेलिंग में डाल दो। तो रीसेलिंग में अमेजोन क्या करता है कि
आपके इंस्टेंस को ऊपर रख देता है रीसेलिंग में, तो कोई नया कस्टमर खरीदेगा तो पहले आपके इंस्टेंस को निकलवा देगा वो। तो जब अच्छा। आपके इंस्टेंस को निकलवा देगा तो आपके पास बिलिंग आना बंद हो जाएगी, है ना। तो रीसेलिंग होने के बाद ही बिलिंग आना बंद होगी। मान लीजिए आपने रीसेलिंग में आज डाला और 2 महीने के बाद रीसेलिंग हुई, 2 महीने तक का तो देना ही पड़ेगा, उसके बाद का फिर आप नहीं दोगे। तो रीसेलिंग के चार्ज तो नहीं लेते ये, मतलब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है? अच्छा, उनको तभी क्या इसी में फर्क कमाई पड़ता है, करनी है। जब तक रीसेलिंग नहीं होगी तो आपसे ले रहा होगा, जिस दिन रीसेलिंग हो जाएगी वही पेमेंट उससे हम्म लेने लग जाता है वो, हम्म, ओके। है ना। ठीक तो ये चीज थी रिजर्व इंस्टेंस में। अब अगर कोई बंदा बोलता है, अब देखो रिजर्व इंस्टेंस में क्या है कि मिनिमम 1 साल के लिए रिजर्व करना पड़ रहा है ना। हम्म कोई बंदा अब 1 साल से कम का रिजर्व करना चाहता है। 1 साल से कम का मतलब कोई बंदा डेली बेसिस पे रिजर्व करना चाहता है कि भाई डेली बेसिस में मुझे 9 to 5 चाहिए रिजर्व, या कोई बंदा वीक में 2 वीक करना चाहता है, फर्स्ट और लास्ट वीक। कोई बंदा मंथ में करना चाहता है, नवंबर हम्म दिसंबर के मंथ। तो क्या करोगे? तो उसके लिए अमेजोन ने क्या किया है कि शेड्यूल रिजर्व इंस्टेंस दिया है। क्या दिया है सर? रिजर्व। शेड्यूल रिजर्व इंस्टेंस। आप शेड्यूल रिजर्व इंस्टेंस भी कर सकते हो। शेड्यूल रिजर्व इंस्टेंस में क्या होता है कि आपने शेड्यूल कर लिया, डेली बेसिस पे आपने रिजर्व किया। आपने डेली बेसिस पे बोला है कि 9 to 5 चाहिए मुझे, लो, मतलब 8 घंटे के लिए कर लिया डेली बेसिस पे। हम्म आपने वीक कर लिया, फर्स्ट वीक कर लिया, फर्स्ट वीक की जरूरत होती है बस, हो गया, बाकी वीक नहीं चाहिए। या मंथ में कर लिया, नवंबर दिसंबर, है कि नहीं। क्योंकि अगर अगर ऑन डिमांड में चलोगे तो कैपेसिटी गारंटी नहीं है ना। मान लो आप डेवलपर है, अब डेवलपर को मशीन चाहिए 9 to 5। अब डेवलपर आके ऑन डिमांड क्रिएट करके काम करता है, चल भाई तू कर रहा है, अच्छी बात है। किसी दिन हो सकता है कैपेसिटी जगह नहीं है तो क्यू में खड़ा होना पड़ जाए, तो उस दिन डेवलपर काम नहीं करेगा क्या? करेगा ना काम। ओके। और अगर मशीन तो क्यू में लगी हुई तो कहाँ से काम करेगा, नहीं कर पाएगा फिर तो वो उस टाइम पे आप शेड्यूल रिजर्व कर लो। क्या कर लो सर? आप उस टाइम पर शेड्यूल रिजर्व कर लो अच्छा। कि भाई शेड्यूल रिजर्व कर लिया 9 to 5। अब 9 to 5 तो मेरा रिजर्व है। तो मान लो अगर आप 5 बजे के बाद एक्स्ट्रा चला भी लेते हो तो बंद नहीं होगी मशीन, एक्स्ट्रा चल भी रही है तो उसका प्राइसिंग ऑन डिमांड में चला जाएगा। हम्म तो शेड्यूल रिजर्वेशन भी आपको अवेलेबल है। समझ आ गई? सर एक क्वेश्चन था, जैसे कि ऑन डिमांड में आपने बताया कि वो क्यू में चला जाएगा अगर आपने ना, हम्म ठीक है, अगर वो हाइपरवाइजर में रिसोर्स फ्री नहीं होगा। हम्म बट जो अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट में बात करें ऑटो स्केलिंग के, हम्म अगर मैंने ऑन डिमांड सर्विस ले रखी है और ऑटो स्केलिंग अपना जो नेटवर्क है ना, मशीन ऑटो स्केलिंग पर डाल हम्म। रखी है, तो उसको कोई सेंस होगा वहाँ पे? ऑटो स्केलिंग क्योंकि में ऑन डिमांड तो बहुत कम ही यूज करते हैं, ना के बराबर। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि वो फिर अलाउ नहीं करेगा, तो ऑटो स्केलिंग का मतलब क्या हुआ, मेरा ट्रैफिक बढ़ा या कुछ इशू हुआ, तो हम्म वो हाइपरवाइजर से रिसोर्स फ्री नहीं होगा और वो कोई मतलब नहीं है फिर उसका। हम्म। तो ऑन डिमांड में आप ये कह रहे हैं कि वो अलाउ नहीं करते हैं? नहीं, ऑन डिमांड नहीं मुझे लेते, ऑटो स्केलिंग में स्पॉट इंस्टेंस ज्यादातर यूज किया करते हैं। ओके। और तभी तो ऑटो स्केलिंग में अगर ऑन डिमांड लेना भी है तो आपने देखा ऑटो स्केलिंग में जब ऐड करते हो तो आप सारे जोन्स ऐड करते हो। तो राइट। सारे जोन्स का मतलब क्या है कि इस जोन में खाली ना हो तो उस जोन में चला जाए। उस जोन में चला जाए, बिल्कुल। तो ऑटो स्केलिंग में आप करते तो आप देख करते थे ना नंबर ऑफ जोन्स। नंबर सारे जोन सेलेक्ट कर लेते थे। हाँ, इस केस में तो जिस जोन में बनाया उसी जोन में वो ट्राई करता है बस। ओके। लेकिन ऑटो स्केलिंग में तो मान लो ऑन डिमांड आ रही है, वहां पे जगह खाली नहीं, तो उसके बाद तो 6-7 जोन, अपने 6 जोन ऐड कर रखे हैं, तो किसी और जोन में चला जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। किसी और और को सारे फिर जोन थोड़ी ट्राई बिजी करेगा, होंगे। बिल्कुल। हम्म ऐसे ही लेकिन अगला जनरली होता है स्पॉट इंस्टेंस। और अगला क्या होता था? स्पॉट। स्पॉट इंस्टेंट। अब ये स्पॉट इंस्टेंस क्या है, देखिए।
स्पॉट इंस्टेंस का मतलब ये हुआ कि ये जैसे आपने ऑन डिमांड चलाया, ये हाइपरवाइजर पे है, आपने रिजर्व चलाया वो भी इसी हाइपरवाइजर पे है, आपने शेड्यूल चलाया वो भी इसी हाइपरवाइजर पे है। होता क्या है कि मान लीजिए अगर इस हाइपरवाइजर पे जगह खाली नहीं है, सॉरी इस हाइपरवाइजर पे अमेजोन ने जो हाइपरवाइजर बनाया है, उन्होंने डिजाइन बनाया होगा ना कि पैसे कमाने के लिए। अब मान लीजिए ऑन डिमांड भी चल रहा है, रिजर्व भी चल रहा है, शेड्यूल भी चल रहा है, लेकिन अभी भी पूरा हाइपरवाइजर फुल नहीं हो पाया, अभी भी स्पेस खाली पड़ी हुई है, राइट? अभी भी स्पेस क्या है, खाली पड़ी हुई है। तो खाली स्पेस बोले तो अनयूज कैपेसिटी को यूज करने के लिए अमेजोन ने क्या किया, उसकी प्राइस कम करके, मतलब ऑन डिमांड के कंपेयर उसकी प्राइस कम करके उसको स्पॉट इंस्टेंस के नाम से कॉल बेचने लग गए। मतलब ऑन डिमांड में 100 का मिल रहा है तो कहते हैं 20 में ले जाइए, कम प्राइस पे देने लग गए, क्योंकि अनयूज कैपेसिटी थी, यूज नहीं हो रही थी। समझ आ रही है सर? अच्छा, तो इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी तो होंगे इसके कंपैरिजन में। सुन लो पहले पूरी बात। तो इसने क्या किया, 20 रुपए में देने लग गए। ठीक उसी तरीके से मान लो कि एक बस है जो दिल्ली से जयपुर चलती है डेली, 42 सीट है उसमें। पता लगा किसी दिन 38 सीट की बुकिंग हुई, 4 सीट खाली है, तो बंदा खाली ना ले जाकर 100 रुपए में बैठा ले तो भी उसको फायदा है ना? क्यों सर, है कि नहीं? तो उन्होंने अपना जो सेटअप लगाया है, उन्होंने बोला यार अभी तो स्पेस खाली पड़ी हुई है, तो उन्होंने बोला कम पैसा करके बेचने लग गया, उसको बोला स्पॉट इंस्टॉल। लेकिन जब कम पैसा करके बेचने लगे, सीट तो 4 ही है, अब सारे लोग आ गए मांगना, तो किसको दे? तो उन्होंने बोला बिडिंग बिडिंग में डाल दिया उसको, बिडिंग लगा लीजिए, जो ज्यादा देगा वो ले लेगा। तो अगर कोई बंदा 21 रुपए देगा तो उसको दे देगा ये, कोई 22 रुपए देगा तो 22 वाले को दे देगा, कोई 23 देगा तो 23 वाले को दे देगा। तो अगर कोई बंदा 20 रुपए में चला रहा है, और 20 रुपए में अगर कोई बंदा चला रहा है, अगर तीसरा बंदा आके बोले कि मैं 22 रुपए दे रहा हूं, तो 20 वाले से हटा के 22 वाले को दे दिया जाता है। चलते चलते मशीन डिलीट हो जाएगी विद इन द मिनट। लेकिन अभी इन्होंने एक ऑप्शन अलाउ कर दिया है कि अभी कोई भी बंदा जब इंस्टेंस लेता है स्पॉट, तो अपने अकाउंट में उस इंस्टेंस पे एक ऑप्शन होता है स्पॉट ब्लॉक का, आप उसको ब्लॉक करके अपने अकाउंट पे रख सकते हो मैक्सिमम 6 आवर्स तक। तो जैसे मैंने 20 रुपए का लिया और मैंने स्पॉट ब्लॉक लगा लिया उस पे, तो उससे फायदा क्या होगा, अगर कोई 50 रुपए भी आके देगा तो भी वो इंस्टेंस वहां से नहीं हटेगी 6 घंटे तक। तो स्पॉट इंस्टेंस को बहुत ज्यादा कंपनी यूज करती है। कब यूज करती है? ऑटो स्केलिंग के केस में। जैसे ये आपकी ऑटो स्केलिंग है, अब आपकी डिमांड क्या है? आपकी डिमांड ऐसी है कि ऑटो स्केलिंग में मिनिमम इंस्टेंस 4 होंगे, मैक्सिमम इंस्टेंस 40 होंगे। तो कंपनी क्या करती है, मिनिमम इंस्टेंस जो होता है उसको रिजर्व करती है। मतलब मिनिमम 4 है तो 4 इंस्टेंस रिजर्व रखेगी इस पे, क्योंकि ये बंद चालू तो नहीं होंगे ना। समझ आ रही है? तो ये 4 कंपनी रिजर्व रखेगी, और 4 के बाद बाकी जो इंस्टेंस होंगे वो या तो ऑन डिमांड होंगे या तो स्पॉट होंगे। तो मान लो आगे बाकी के जो 36 इंस्टेंस है, अगर वो 36 इंस्टेंस आप ऑन डिमांड लेते हो तो उसकी प्राइसिंग कितनी पड़ रही है? 100 रुपए। तो कितना हो गया? 3600 रुपए पड़ गया, राइट? समझ आ रही है? और ये बाकी के 36 इंस्टेंस जो है वो तो अप एंड डाउन होते रहेंगे, मतलब लोड बढ़ा तो आया, लोड कम हो तो निकल गया। मतलब कोई गारंटी नहीं कि आप 1 घंटा चलाकर पूरा पैसा दे रहे हो, आप 10 मिनट चलाकर भी पूरा पैसा दे रहे हो, है ना? तो कंपनी यहां पर क्या करेगी, वो 36 इंस्टेंस स्पॉट लेगी। तो जब 36 इंस्टेंस कंपनी स्पॉट लेती है तो पर इंस्टेंस का पैसा कितना बन रहा है? 20 रुपए। तो कितना हो गया?
720 कितना हो गया सर? 720 720 हाँ 720 हो गया। तो देखिए कहाँ 3600 रुपए और कहाँ 720 रुपए में आपका काम हो रहा है। लेकिन कोई बंदा बोलता है कि ठीक है सर, अगर मान लीजिए स्पॉट इंस्टेंस खाली है तो मिल गया, नहीं है तो क्या? तो आपको अगर डर लगता है कि कल को एक आध इंस्टेंस प्राइस बढ़ने से निकल जाए तो मेरे पास 40 इंस्टेंस तो नहीं मिल पाए ना फिर, तो तब कंपनी कहती है कि आप थोड़ा सा अपनी मैक्सिमम वैल्यू को बढ़ा कर रख लीजिए। मतलब आपकी नीड 40 पे है तो आप 45 करके रखिए। तो मान लो 5 निकल भी जाए तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर आपने 45 कर भी लिया तो भी आप मल्टीप्लाई करें तो भी आपका पैसा बच रहा है। 45 सर। भाई 41 किया ना, 4 तो आपको ऑन डिमांड है ही ना, 900 रिजर्व नहीं रुपये ना। का बढ़ रहा है हम्म 45 के हिसाब से, और इसके हिसाब से 820। तो तब भी आपका 36 रुपए नहीं दिया ना आपने, 820 दिया ना। चलो और डर लगता है आपको तो मैं कहता हूं कि आप 50 कर लो ना, लो, तब भी आप 36 रुपए से बच रहे हो, है कि नहीं? और रही, और कभी भी ऑटो स्केलिंग में जो यूज होता है, डेटा कभी भी मशीन में नहीं रखते, डेटा तो नेट वॉल्यूम पे रहता है, वो मशीन आए जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, डेटा तो यहां से रहता है। समझ आ गई? तो इसीलिए ऑटो स्केलिंग के टाइम पर स्पॉट इंस्टेंस को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। समझ आ गई सर? जी सर। ओके अब इसी तरीके से एक होता है आपका डेडिकेटेड इंस्टेंस, आपका एक होता है डेडिकेटेड इंस्टेंस। सर आज यही है ना, यही टॉपिक, क्योंकि ऑफिस जाने में भी टाइम हो गया ना। हाँ यही टॉपिक है, डेडिकेटेड डेडिकेटेड इंस्टेंस में क्या होता है। देखिए अभी तक आपका ऑन डिमांड, रिजर्व, शेड्यूल, स्पॉट सारा का सारा एक ही हार्डवेयर पे चल रहा था। एक ही पे हार्डवेयर का मतलब ये होता है कि इसी हार्डवेयर पे SCL की मशीन भी है, इसी हार्डवेयर पे IBM की मशीन भी है, इसी हार्डवेयर पे हर एक किसी की मशीन चल रही है, राइट? समझ आ रही है मेरी बात यहाँ पर? तो मतलब एक प्रकार से आप शेयर्ड हार्डवेयर पे बैठे हो। शेयर्ड हार्डवेयर का मतलब उसी तरीके से कि आप एक पब्लिक प्लेस पे बैठे हुए हो। आप डेडिकेटेड नहीं हो। कोई किसी की डिमांड आती है कि भाई मेरा इंस्टेंस जो AWS के डाटा सेंटर में जाए, मेरे को डेडिकेटेड हार्डवेयर चाहिए, डेडिकेटेड रैक चाहिए। तो डेडिकेटेड रैक के साथ अगर आप इंस्टेंस मांगते हो तो आप डेडिकेटेड इंस्टेंस ले लो सर। तो डेडिकेटेड इंस्टेंस में क्या होता है, ये पूरा रैक खाली क्यों ना पड़ रहा है, सिर्फ आपका इंस्टेंस होगा और किसी का नहीं होगा। हाँ, आप कोई फर्दर नया इंस्टेंस बनाओगे तो उस रैक पे आपका जाएगा, किसी और कस्टमर का नहीं आएगा। इसको कहा जाता है डेडिकेटेड इंस्टेंस। समझ आ रही है? इसमें इंस्टेंस का पैसा तो लेंगे, ऑन डिमांड बनाते हो तो ऑन डिमांड लेंगे, रिजर्व बनाओगे तो रिजर्व लेंगे, लेकिन ये होस्ट का आपसे अलग से पैसा चार्ज करते हैं, $2 पर घंटे। तो $2 पर आवर्स अगर हम देखें तो महीने में हम देखते हैं, महीने में 750 घंटे के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो $1500 हमको सिर्फ होस्ट का देना पड़ता है, मशीन का अलग लगता है। समझ आ गई मेरी बात यहाँ पर? क्योंकि आप डेडिकेटेड लिए हो ना। भाई आप शेयर्ड कैब में जाओ, आप नोएडा से गुड़गांव जा रहे हो शेयर्ड कैब में 150 पे चले जाओगे, लेकिन आप डेडिकेटेड कैब बुक करते हो तो वही 400-500 लग जाता है आपका। तो भाई वो कैब वाला तो सबका सीट के हिसाब से चार्ज कर लेता है ना आपसे एक ही बार में। तो वही है कि आप उसका ये हार्डवेयर था, इस हार्डवेयर में 100 कस्टमर बैठते थे, आप कह रहे हो मैं अकेले बैठूंगा, तो बैठ, पैसा दे दे, क्या जाता है। समझ आ गई? इसी तरीके से अब देखियो, आप ऑन डिमांड चला रहे थे, रिजर्व चला रहे थे, शेड्यूल चला रहे थे, स्पॉट चला रहे थे, डेडिकेटेड इंस्टेंस भी आपने ले लिया, राइट?
लेकिन आप अगर डेडिकेटेड इंस्टेंस में भी अगर आप इंस्टेंस स्टॉप करते हो ना तो हाइपरवाइजर चेंज हो जाता है, मतलब कल स्टार्ट करोगे तो दूसरा हाइपरवाइजर आपको मिल जाएगा, वो भी रहेगा डेडिकेटेड, लेकिन हाइपरवाइजर चेंज हो रहा है हर बार। तो हाइपरवाइजर चेंज होने से क्या प्रॉब्लम है? मान लो अगर कोई ऐसी एप्लीकेशन हम चला रहे हैं जो मैक के साथ बाइंडिंग करते हैं, तो मैक एड्रेस के साथ हमने बाइंडिंग किया और मशीन को अपने इंस्टेंस को स्टॉप किया, स्टार्ट किया, वो इंस्टेंस दूसरे हाइपरवाइजर पे चला गया, वो मैक एड्रेस चेंज हो गया, तो अब दिक्कत होगी आपको। हाँ जी सर, दिक्कत होगी ना। तो कभी भी हार्डवेयर बेस्ड लाइसेंस बाइंड करने की बात आती है तो वहां पर अमेज़न कहता है कि मैं आपके लिए दूसरा मॉडल लेके आया हूं और उसका नाम है डेडिकेटेड होस्ट। क्या सर? डेडिकेटेड होस्ट। तो डेडिकेटेड होस्ट में क्या होगा? डेडिकेटेड होस्ट में ये होता है कि अब आप इंस्टेंस नहीं लेते हो, आप अमेज़न से पूरा रैक ले रहे होते हो, रैक। बहुत ध्यान से सुनना। अमेज़न कहता है, एडब्ल्यूएस कहता है कि मैं आपको इंस्टेंस नहीं दे रहा हूं, मैं आपको पूरा रैक दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं सर? पूरा डब्बा दे रहा हूं। अब ये डब्बा आपका है, तो अब कंपनी क्या करेगी? कंपनी इस डब्बे के ऊपर अपना हाइपरवाइजर डालेगी। अब कंपनी के पास अपना हाइपरवाइजर है, जैसे VMware है, कंपनी के पास VMware का लाइसेंस है मान लीजिए, कंपनी के पास ओपन स्टैक है, कंपनी के पास वर्चुअल बॉक्स है। तो अभी तक आप जो भी मॉडल में बैठे हुए थे, अभी हाइपरवाइजर अमेज़न का ही चल रहा था, जेन हाइपरवाइजर। लेकिन जब आप डेडिकेटेड होस्ट आपने लिया, तो अब आप क्या कर सकते हो? अपना VMware लाकर इस डब्बे पे डाल लीजिए, अपना ओपन स्टैक लाकर इस डब्बे पे डाल लीजिए, अपना वर्चुअल बॉक्स लाकर इस डब्बे पे डाल लीजिए। सिर्फ इतना सोचिए कि वो डब्बा मेरे पास नहीं है, वो डब्बा उनके पास है, ब्लैंक डब्बा है, उस पे मैं अपना VMware लाइसेंस डाल रहा हूं। तो जब आप अपना VMware लाइसेंस डालेंगे तो आपको ये डब्बे का साइज जो दे देते हैं, बस वो आपको ये बता देते हैं इस डब्बे में 512 GB रैम है और 20 कोर का CPU लगा हुआ है। बस हार्ड ड्राइव आप अलग से लेते हैं। तो आप क्या करेंगे? हार्ड ड्राइव लेके इस डब्बे पे अपना ओपन स्टैक आपने डाल लिया मान लीजिए। तो जब आपने ओपन स्टैक डाला तो आपके पास 512 GB का एक पूरा आ गया ना। अब आप बनाइए अपने हिसाब से जितनी VM बनानी उतनी। वो VM का पैसा आपसे नहीं लेगा, आपसे डब्बे का पैसा ले रहा है, बस हो गया। वन टाइम डब्बे का लेना बस। वन टाइम। अब आप 512 GB में 1-1 GB के 512 VM बना लीजिए, ये 4-4 GB में। समझ आ रही है मेरी बात यहाँ पर? जी सर। तो जो कंपनी बोलती है कि हम डेडिकेटेड रखना चाहते हैं, तो वो लोग डेडिकेटेड होस्ट को सेलेक्ट करते हैं। कौन सी कंपनी? टेलीकॉम सेक्टर की कंपनियां, बैंकिंग की कंपनियां, सिक्योरिटी बेस्ड कंपनियां, वो अमेज़न से डब्बा लेती हैं। उसमें हाइपरवाइजर भी उन्हीं का रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी उन्हीं का रहता है, पूरी कंट्रोलिंग रहती है सर। ये डब्बे का एक्सेस भी आपको दे दिया जाएगा। एक्सेस रहेगा तभी तो आप अपना हाइपरवाइजर डालेंगे ना। सिर्फ अमेज़न इस डब्बे की मैनेजमेंट देखता है कि डब्बा डाउन नहीं होना चाहिए। बैकएंड में ऐसी सेटिंग करके रखता है कि डब्बा अगर डाउन होता है तो दूसरे में शिफ्ट करवा देगा, दूसरा डब्बा मिल जाए। समझ आ रही है मेरी बात यहाँ पर? तो हर एक चीज सोल्यूशन यहाँ पर है आपके पास। तो कई लोग मार्केट में बोलते हैं ओपन स्टैक इज अ प्राइवेट क्लाउड, VMware इज अ प्राइवेट क्लाउड। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये काइंड ऑफ एक सॉफ्टवेयर है सर। क्या है? सॉफ्टवेयर। ये काइंड ऑफ एक सॉफ्टवेयर है, हाइपरवाइजर नहीं सर। हाइपरवाइजर है। समझ आ गई सर? चलो आगे चलो। इसी तरीके से अमेज़न ने एक नया कॉन्सेप्ट आपको लाके दिया है, कैपेसिटी रिजर्वेशन।
क्या सर? कैपेसिटी रिजर्वेशन। कैपेसिटी रिजर्वेशन में क्या है? देखिए आप अभी तक रिजर्व इंस्टेंस जो कर रहे थे ना, उसमें आप इंस्टेंस भी रिजर्व कर रहे थे, एक इंस्टेंस भी आपका रिजर्व हो रहा था और एक कैपेसिटी भी रिजर्व हो रही थी, राइट? समझ आ रही है? इन्होंने एक आपको नया कॉन्सेप्ट दिया, कैपेसिटी रिजर्वेशन, जिसमें आप इंस्टेंस रिजर्व नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ एक कैपेसिटी रिजर्व कर रहे हो। मतलब आप बोल रहे हो कि मुझे हाइपरवाइजर में कैपेसिटी रिजर्व करनी है बस, तो सिर्फ वो कैपेसिटी के पैसे ले रहा है आपसे, इंस्टेंस के पैसे नहीं ले रहा, इंस्टेंस रिजर्व नहीं कर रहे हो आप। तो आपके पास अगर कैपेसिटी रिजर्व है तो आप उस कैपेसिटी पे ना अपना ऑन डिमांड इंस्टेंस बनाकर चला सकते हो। तो कंपनी क्या करती है, 5-6 कैपेसिटी रिजर्व करके रख लेती है। भाई इंस्टेंस रिजर्व करेगी, ज्यादा पैसा लगेगा। समझ आ रही है? ठीक उसी तरीके से कि आपने नोएडा में फ्लैट नहीं लिया, आप नोएडा में फ्लैट ले रहे हो, 40 लाख का एक फ्लैट मिल रहा है मान लो, वहीं पे नोएडा में आपने जमीन ले लिया 20-20 लाख की, तो पैसा बचा कि नहीं बचा फ्लैट के कंपेयर? अभी आपको नहीं चाहिए ना मशीन, अभी आपको रहना नहीं है कि आप फ्लैट ले रहे हो, आपने 20-20, 15-15 लाख की जमीन ले ली, तो एक आपके पास एक कैपेसिटी है, कभी फ्यूचर में आप बना लोगे, तो पैसा बचा कि नहीं बचा? सर उस हार्डवेयर पे किसी और ने भी मतलब रिजर्व कर रखी होगी ना, मतलब नहीं नहीं सर नहीं, ऐसा तो वो वो नहीं है। कैपेसिटी फिर आपके लिए रिजर्व रहेगी। अच्छा। वो कैपेसिटी आपके लिए रिजर्व है, वो कैपेसिटी आपके लिए रिजर्व है। आपने 4 कैपेसिटी रिजर्व किया तो 4 रिजर्व है, आप उसमें आप कभी भी फ्यूचर में ऑन डिमांड इंस्टेंस बनाकर चलाइए, कोई समस्या नहीं आएगी। हाँ तो समझ आ मतलब गई? मैं ये कह रहा हूँ कैपेसिटी रिजर्व मतलब हाइपरवाइजर की कैपेसिटी रिजर्व। हाँ, हाइपरवाइजर के अंदर एक बॉक्स आपने रिजर्व कर लिया छोटा सा। अच्छा। बॉक्स। और जब कैपेसिटी रिजर्व करोगे तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि किस टाइप के इंस्टेंस आप फ्यूचर में उसमें बनाओगे, उसको देखकर। क्लियर? बिल्कुल। इसी तरीके से अगला ऑप्शन इन्होंने प्रोवाइड किया है, लॉन्च टेम्पलेट। लॉन्च टेम्पलेट। अब लॉन्च टेम्पलेट का मतलब क्या होता है कि अगर मैं अभी इंस्टेंस बनाने के लिए बोलूं तो आप इंस्टेंस बनाते हो एक, है ना, ये कॉन्फ़िगरेशन देते हो। मैं क्या करता हूं कि इंस्टेंस बनाने का एक टेम्पलेट बना के रख लेता हूं। उससे फायदा क्या होगा, कल को अगर मुझे मशीन बनानी है तो मैं पूरी मशीन नहीं बना के टेम्पलेट को लॉन्च करवा देता हूँ। अच्छा। तो इससे फायदा क्या होता है कि मान लो आप AWS पे काम कर रहे हो और कोई जूनियर जूनियर बंदा भी हायर किया आपने, है ना, उसको आपने बोला इंस्टेंस बनाने के लिए, तो आपसे बोलेगा सर कॉन्फ़िगरेशन क्या दूं। अब आप उसको कॉन्फ़िगरेशन बता रहे हो, उसने आपने जो बताया उसने कुछ गलत कर दिया, तो आपने उसको क्या बोला कि आपको कुछ कॉन्फ़िगरेशन की जरूरत नहीं है, हम लोगों ने पहले से टेम्पलेट बना के रखा हुआ है, आप जाइए सिर्फ टेम्पलेट को उठा के लॉन्च कर दीजिए बस। है कि नहीं? देखिए, आप जब भी इंस्टेंस बनाते हैं तो ये ऑन डिमांड इंस्टेंस बनता है। अगर आप यहां से इंस्टेंस बनाते हैं, जैसे ये देखिए, तो यहाँ पे देखिए परचेसिंग रिक्वेस्ट स्पॉट इंस्टेंस, यहाँ पे क्लिक करिए तो स्पॉट इंस्टेंस और करंट बिडिंग नजर आ रही है, करंट टाइम पे जो बिडिंग लगी हुई है वो नजर आ रही है, आप उससे ज्यादा पैसा देके इसको ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? इससे ज्यादा पैसा देके आप इसको ले लीजिए, कोई समस्या नहीं। इसी तरीके से आप थोड़ा नीचे आइए तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टेनेंसी, क्या बोल रहा है, डेडिकेटेड रन, डेडिकेटेड इंस्टेंस या डेडिकेटेड होस्ट, यहां से आपको मिल जाएगा। इसी तरीके से थोड़ा सा बैक आइए तो बैक यहाँ पे आइए, देखिए डेडिकेटेड होस्ट, यहां से आप डेडिकेटेड होस्ट ले सकते हैं, ये यहाँ से डेडिकेटेड होस्ट लेंगे तो ये देखिए हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन क्या चाहिए बताइए, ये देखिए रैम के साथ नजर आ रहा है, मैं ले नहीं रहा हूं। इसी तरीके से अगर आप रिजर्व इंस्टेंस में आए तो देखिए यहाँ पे रिजर्व इंस्टेंस है, आप रिजर्व करना चाहते हैं तो परचेज रिजर्व इंस्टेंस करिए, तो बताता है कौन सा प्लेटफॉर्म चाहिए, देखिए इंस्टेंस का टाइप क्या चाहिए, देखिए इतने सारे टाइप आ रहे हैं,
टेनेंसी पूछ रहा है, कौन सा टेनेंसी, डेडिकेटेड या डिफॉल्ट। अगर आप डिफॉल्ट टेनेंसी लेंगे तो अभी आप परचेस नहीं कर रहे हो, अभी अपनी रिक्वायरमेंट बता रहे हो आप उसको, तो आप डिफॉल्ट करेंगे तो आपके सामने डेडिकेटेड एंड शेयर दोनों वाले आ जाएंगे। डेडिकेटेड करोगे सिर्फ डेडिकेटेड वाले आएंगे। मैं डिफॉल्ट करूंगा तो मेरे सामने, जब मैं सर्च करूंगा तो मेरे सामने जो आएगा वो डेडिकेटेड भी आएगा और डिफॉल्ट भी आएगा। आपकी मर्जी, जो चाहे वो ले लो। जैसे आप दुकान में जाते हो ना, आप बोलते हो भैया ये फोन चाहिए मुझे, है ना, वो पूछता है कौन सा मॉडल दिखा दो, आपने बोला सैमसंग दिखा दो, वो सैमसंग के लाके रख देगा। लेकिन आपने बोला यार कोई भी बढ़िया सा दिखा दो, तो वो सैमसंग भी ला देगा, लिनोवो भी ला देगा, मैं सब कुछ ला के रख देगा आपको, राइट। अब आप चूज कर लो। तो डिफॉल्ट का मतलब वही है कि डिफॉल्ट करोगे और फिर सर्च करोगे तो हर एक चीज आ जाएगी आपके सामने। लेकिन डेडिकेटेड करोगे तो सिर्फ डेडिकेटेड वाली आएगी लिस्ट में। हमने डिफॉल्ट किया। टर्म्स पूछ रहा है 1 साल के लिए, 3 साल के लिए, हमने बोला एनी। ऑफरिंग क्लासेस कन्वर्टेबल और स्टैंडर्ड। कन्वर्टेबल और स्टैंडर्ड का मतलब क्या हुआ, अगर आपने स्टैंडर्ड लिया तो आपने जो इंस्टेंस लिया उसकी टाइप आप चेंज नहीं कर सकते, फैमिली चेंज नहीं कर सकते, साइज चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर आपने कन्वर्टेबल लिया तो आप क्या कर सकते हो, उसको फ्यूचर में टाइप के साथ भी रीसाइजिंग कर सकते हो, फैमिली के साथ भी कर सकते हो। हमने यहाँ पे एनी किया। पेमेंट ऑप्शंस, नो अपफ्रंट, पार्शियल, क्या देना चाहते हो, हमने बोला एनी, क्योंकि कुछ मशीनें हैं जो सिर्फ फुल अपफ्रंट, ऑल अपफ्रंट में ही मिलती हैं, पार्शियल में ही मिलती हैं। हमने यहाँ पे सर्च किया तो ये देखिए इंस्टेंस के लिस्ट आ गए। ये देखिए कह रहे ये नो अपफ्रंट में मिलेगा, ये पार्शियल में मिलेगा, ये स्टैंडर्ड है, ये कन्वर्टेबल है। उसके बाद आप ऐड कार्ड करिए और ऐड कार्ड करके इसको ले लीजिए। ऐड कार्ड हमने किया, व्यू किया और यहाँ से ले लीजिए। लेकिन मैं नहीं ले रहा हूँ क्योंकि कैंसिलेशन नहीं होता, ही कैंसिल किया। ऐसे ही शेड्यूल इंस्टेंस चाहिए तो शेड्यूल इंस्टेंस पे आ जाइए। तो आपने शेड्यूल इंस्टेंस पे आ गए तो परचेज शेड्यूल इंस्टेंस आपने किया, तो यहाँ देखिए आप बता सकते हो कब आपको कब चाहिए। तो मैंने बोला मुझे 18 तारीख से चाहिए और सुबह 9 बजे से चाहिए, और कितने घंटे के लिए चाहिए, मैंने बोला 8 घंटे के लिए चाहिए। सुबह 9 बजे ऑन होगा तो 8 घंटे मतलब 5 बजे तक चलेगा। डेली बेसिस पे चाहिए, यस। प्लेटफॉर्म बताइए, जोन किस जोन में चाहिए, इंस्टेंस का टाइप बताइए किस टाइप का चाहिए। हमने बोला एनी दिखा दीजिए एंड फाइंड किया हमने, तो कह रहा है भाई नहीं है, मैच नहीं कर रहा आपका रिक्वायरमेंट के हिसाब से। हमने बोला कोई बात नहीं, 4 घंटे के लिए खाली होगा, वो 4 घंटे के लिए दिखा दीजिए। नहीं सर, मैंने सजेशन डाला ही नहीं। तो अभी भी नहीं है क्योंकि जोन स्पेसिफिक हमने कर दिया। हम जोन छोड़ देते हैं, एनी। तो ये कह रहा है इस डेट पे आपके पास नो सच ए डेट एंड टाइम। हम यहाँ पे डेट एंड टाइम थोड़ा सा कम करते हैं, हमने बोला 15 तारीख 14 तारीख का है तो दिखा। तो देखिए एक इंस्टेंस आपके सामने आ गया, ये खाली पड़ा हुआ है। चलो किस टाइम है? मैं डाला ही नहीं सर ये तो। मैं 5 क्या मिनट होता है? रुक जाना है। सर नहीं डाला। कैंसिल कर दो। ऐसे आपने यहाँ पे 8 घंटे किया और फिर फाइंड किया, तो आप देखिए 8 घंटे के लिए एक इंस्टेंस खाली पड़ा हुआ है। ठीक है। समझ आ रही है सर? हम्म। ऐसे ही आपने बोला कि मुझे वीकली पे चाहिए, तो आपने फाइंड किया, तो वीकली में देखो क्या कहता है, कह रहा है वीकली बेस पे अगर चाहिए तो अब देखो आवर्स बेस पे चाहिए तो कम से कम 4 घंटे के लिए रिजर्व करना होगा। वीकली में चाहिए तो कम से कम 24 घंटे के लिए रिजर्व करना होगा। मंथली में चाहिए तो कम से कम 100 घंटे के लिए रिजर्व करना होगा। ईयर पे चाहिए तो कम से कम 1200 घंटे के लिए रिजर्व करना होगा। Yes? इसी तरीके से अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पे डेली पे किया था, इसमें सिर्फ एक ही इंस्टेंस आ रहा है मेरे सामने, लेकिन आपसे ये बोलता है कि आप हमारे साथ कंप्रोमाइज करना चाहते हैं 1 घंटे 2 घंटे ऊपर नीचे, तो बताइए। तो आप अगर कंप्रोमाइज करने के लिए रेडी हो, अगर आप कंप्रोमाइज करने के लिए रेडी हो तो आप यहाँ पर देखिए प्लस एंड माइनस में क्लिक करिए। तो देखिए अब क्या होगा, अब देखिए कह रहा है ये इंस्टेंस 2 घंटा पहले मिल जाएगा, ये 1 घंटा पहले मिल जाएगा, ये ऑन टाइम पे मिल रहा है, 1 घंटा बाद मिल रहा है।
तो 2 घंटे ऊपर नीचे आप कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार है तो ये आपका साथ दे देंगे। समझ आ रही है विवेक? हाँ जी सर। हाँ जी जफर, सर। सर अभी कितना हो रहा है? 5 मिनट और है, बहुत देर हो गई है ना, इसलिए कह रहा था। 5 मिनट और है। सर कल से यही करते हैं अपन 7:30 से 8:30 या 9 तक मैक्सिमम ना। आज का तो खत्म कर लो। हाँ समझ आ रही मेरी बात यहाँ पे? इसी तरीके हाँ से आप यहाँ पर मंथली बेस पे कर सकते हैं। अगर आपने मंथली बेस लिया तो मंथली बेस में देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, आप फाइंड करिए तो मंथली बेस में कहता है भाई कम से कम 100 घंटे के लिए रिजर्व करना पड़ेगा। मतलब आपको फिर यहाँ पर डे 1 डे 2 ऐसे करना पड़ेगा और बताना पड़ेगा, ये तब जाकर ये आपको होगा, 100 घंटे पूरा कंप्लीट लेना पड़ेगा। तो ये थी आपका शेड्यूल इंस्टेंस। इसी तरीके से अगर आप इस यहाँ पे साइड में देखें स्पॉट इंस्टेंस आ रहा है, स्पॉट में आ जाएं तो स्पॉट इंस्टेंस यहाँ से भी आप ले सकते हैं। देखिए आपके सामने स्पॉट ब्लॉक का ऑप्शन ये देखिए आ रहा है, यहाँ से आप मैक्सिमम 6 घंटे के लिए अपने अकाउंट में ब्लॉक करके रख सकते हैं। ये आपकी इमेज आईडी, EMI बताइए, इंस्टेंस टाइप बताइए, नेटवर्क, वही सारी चीजें और ले सकते हैं आप। उसी के साथ साथ अगर हम इसकी थोड़ी सी बिलिंग देखें, AWS अगर लेट हो रहा है तो कल देख लें बिलिंग वाला। हाँ सर कल देख लेते हैं ना अभी। जफर फिर हाँ जी सर। कल कंसंट्रेट। देख लेते हैं, ठीक है? हाँ सर, कल जल्दी कर लेंगे। सर एक चीज और ये कल S3 करना है क्या अपन? अभी तो आज का टॉपिक पेंडिंग है। ठीक है सर, मेरे कहने का मतलब ये है कि S3 करवा देना सर इसके बाद ना, या आपको जो सूटेबल लगे आप अपने हिसाब ठीक से है, देख। चलो ठीक है, चलो ठीक है सर, ओके भाई, हम्म, थैंक यू। कल। हाँ ठीक है सर।